कहानी की शुरुआत स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल से होती है और यहाँ ही हॉर्स नाम लड़के की खिलाड़ी की नज़र पड़ती है हजूम में खड़ी एक काली परछाई पर और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो दोबारा से खेल में ध्यान लगाता है और बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और बॉल जो है बास्केट के अंदर जाने वाली होती है और साथ ही उसको बास्केट के बिल्कुल सामने वही परछाई नज़र आती है जो उसकी तरफ बढ़ रही है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अचानक ही यहाँ पर शोर मच जाता है और सारे उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और वो परछाई पीछे हट जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और सब कुछ छोड़कर वो अंदर अंदर की तरफ भागता है और अपने केबिन में आता है और अपनी अलमारी में से कोई चीज़ निकाल कर उसको तोड़ देता है और वो कहता है कि अब मैंने वो चीज़ तोड़ दी है तो अब मेरा पीछा छोड़ दो और अब मेरे पीछे मत आना। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ बाहर निकलता है और देखता है कि परछाई ने उसका पीछा छोड़ दिया कि अचानक ही उसके दोस्त दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं जिनको देखकर वो खुश होता है और उसको लगता है कि अब उसकी जान छूट गई है। जब वो नहाने लगता है तो देखता है कि काला पानी उसके पाँव में है और जब पीछे मुड़ता है तो वो ही जलती हुई परछाई उसके पीछे खड़ी होती है। वो अपना हाथ उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और 2 ही पल में वो जलकर भस्म हो जाता है और आग जो है वो सुलगने लगती है। ये सब शोर सुन के उसके दोस्त अंदर आते हैं और इतनी बेदर्दी से जिंदा जलते हुए को देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब क्रिस नाम की लड़की अपने कज़न के घर में रहने आई है और वो खिड़की में बैठकर पढ़ रही होती है कि हाँ उसका कज़न उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और उसको कहता है कि आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है तो तुम्हें जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। और यहाँ वो रेडी होकर अपने कॉलेज पहुँचते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस को वही लॉकर मिला है जो हॉर्स का है और वो उसको खोलने लगती है कि अचानक वहाँ पर उसका दोस्त टीम पहुंच जाता है और ग्री को वहाँ से रोकता है और यहाँ भी टीना आती है और टीना पूछती है कि ये कौन है, जिस पर री कहता है कि ये मेरी कज़न है। और वहाँ पर टीम फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि कोई अपने बाप को मारकर यहाँ पर पहुंचा है और ग्री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको टांग मार देती है और टीना सबको शांत करने की कोशिश करती है और इसी बीच इनके प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है और इन सबको देखकर पनिश कर देता है। और फिर टीना ग्री के पास आती है और उसको कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती थी। और यहाँ पे ग्री उसको कहती है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और टीना वहाँ से चली जाती है। ग्री जब लॉकर खोलती है तो वही चीज़ इसको वहाँ पर मिलती है जिसको निकाल कर वो देखती है कि ये क्या अजीबोगरीब चीज़ है। उसके साथ एक सीटी की तरह शेप बनी थी और जब वो उसको बचाने लगती है तो अचानक ही क्लास अनाउंसमेंट हो जाती है और वो उसका अपने बैग में रख के क्लास में चली जाती है। और जब क्लास में आती है तो अचानक ही काम के दौरान वो उसके बैग से टेबल पर गिर जाती है और सबकी नज़र में आ जाती है और प्रिंसिपल पूछता है कि ये क्या है तो वो बताती है कि लॉकर में उसको ये सब मिली है। वो उसको देखने लगता है और उस पर जो लिखा है उसको पढ़ने लगता है और इसी दौरान जब ग्री उसको वापस मांगती है तो प्रिंसिपल उसको कहता है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के लॉकर से मिली है तो ये यहाँ की प्रॉपर्टी है। तो वहाँ से चले जाते हैं, उनकी पनिशमेंट खत्म कर देता है और सज़ा के तौर पर उनको एक प्रोजेक्ट देता है और फिर खुद उस पर सर्च करने लगता है क्या वाकई ही वो रियल है और उसको बचा कर देखता है। और जब उसको बचाता है तो उसकी आवाज़ से शीशे टूट जाते हैं जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिल्कुल रियल है। और दूसरी तरफ हम री को देखते हैं जिसकी बुक जो है वो क्लासरूम में रह गई है। वो अपना बैग वहाँ पर छोड़कर आता है क्लासरूम में अपनी बुक लेने और देखता है कि प्रिंसिपल जो है वो क्लासरूम से बाहर गया है और वो अंदर जाता है और अपना बुक उठाता है और जैसे ही उठाता है उसकी नज़र दोबारा से उसी चीज़ पर पड़ती है और वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है कि उसकी नज़र उसकी रियल कीमत पर पड़ती है। सीन चेंज होता है और हम ग्री को देखते हैं जिसके पास एक लड़का आया है जो अपना नाम नोवा बताता है। वो कहता है कि मैं एक पादरी हूँ और अपने चर्च में आने की उसको दावत देता है। वो उसको कहती है कि मुझे धर्म पर इतना खास यकीन नहीं है और फिर वो अपनी पॉकेट से ड्रग्स निकालता है और उसको ऑफर करता है और यहाँ ही उसका कज़न आ जाता है जो नोवा को मारने लगता है। नोवा बहुत ही आसानी से उसको काबू कर लेता है और उसको धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद ग्री को बताता है कि हमारे वालिदैन हमें इसकी मिसाल देते हैं और ये ड्रग्स बेचता है पादरी के रूप में। और यहाँ प्रिंसिपल देखता है उस चीज़ को और देखता है कि वो गायब है वहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे स्टूडेंट जो हैं प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ ही री जो है वो चीज़ निकाल कर सबको दिखाता है जो उसने प्रिंसिपल के टेबल से चुरा ली थी। और दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसको अब एक अजीब सा आदमी नज़र आता है और जब वो उसको आवाज़ें देता है गार्ड को तो पीछे से वो आता है और जब सामने दोबारा देखता है तो वो वहाँ से गायब होता है। और जब वो अपनी क्लास में वापस आता है तो नोट करता है कि उसके मुँह से धुआं निकल रहा है और सामने देखने पर वही खौफनाक आदमी दोबारा उसके सामने खड़ा होता है और जो उसके पेट में हाथ डालकर उसकी किडनी दबा देता है। और कुछ पल में ही प्रिंसिपल के बाल जो है वो झड़ जाते हैं और वो उसी आदमी जैसा नजर आने लगता है और अचानक ही उसको मौत आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनमें से एक लड़की जिसको वो चीज़ देखकर कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और टीम उसको कहता है कि तुम इसे बचा कर दिखाओ। और वो जैसे ही सीटी की आवाज़ बजाती है तो सारे स्टूडेंट को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, कान फाड़ देने वाली। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ग्री बाहर आती है घर जाने के लिए तो टीना उसके पीछे आती है और उसको पार्टी में इनवाइट करती है। उसको कहती है शायद ये आखिरी मौका है जब हम एक साथ इकट्ठे होंगे, उसके बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। और फिर हम ग्री को देखते हैं जो मोबाइल पर मैसेज कर रही होती है उस लड़के को जिसे वो पसंद करती है और उसे वो बताना चाहती है कि वो उसको लाइक करती है। और जैसे ही उसकी खिड़की के बाहर नज़र पड़ती है तो उसको पेड़ पर कोई खड़ा
खड़ा हुआ नजर आता है जो बिल्कुल उसके जैसा ही है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसका कज़न अंदर आता है और दोबारा बाहर देखती है तो कहती है कि दरख्त पर कोई खड़ा था और अब वो गायब है। और वो अपने कज़न को भी उसका मैसेज, उसका जवाब दिखाती है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जिसने सीटी बजाई थी। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, कुछ खुफिया और आवाज़ें जो मध्यम आवाज़ में उसके नाम को पुकारती हैं। और वो डर जाती है, उसे लगता है कि उसका भाई है जो उसको परेशान कर रहा है और छुप गया है। और जब वो देखती है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता और अचानक कोई उसको छूकर गायब हो जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में प्रिंसिपल की मौत पर सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। और यहाँ पे टीना उस लड़की को देखती है जो उसके सामने बैठी है और उसकी हड्डियाँ किटाने लगती हैं और अचानक पूरा मुंह जो है वो उसका मुड़ जाता है और जो बिल्कुल टीना जैसी दिखती है। और दूसरी लड़की उसकी तरफ सीटी बढ़ाती है और उसको कहती है कि ये तुम वापस ले लो। और टीना जब वापस उस चेयर की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर अचानक प्रिंसिपल की मौत पर ये बात करते हैं कि वो ये कैसे मर गया, जिस पर पता चलता है कि उसको फेफड़ों का कैंसर था जिससे उसकी अचानक मौत हुई। और फिर ये फैसला करते हैं कि ये जिसकी चीज़ है हम उस तक वापस पहुँचाएंगे और इसीलिए वो उस औरत के घर पर पहुँचते हैं। और जब घर लॉक करते हैं तो दरवाज़ा पहले से खुला होता है, वो अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वो औरत बाहर आती है और वो बताती है कि बहुत जल्द बैंक उसके घर को कब्जे में लेने वाला है और उसको उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर उसने बहुत ही कीमती चीज़ें रखी हैं। और वो बताती है कि मैंने पूरी दुनिया में घूम कर ये चीज़ें इकट्ठी की हैं। और फिर वो अपनी सीटी दिखाती हैं और उसको कहती हैं ये भी आपकी ख़ानदान की हिस्सा है और ये भी इसमें रख लें। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैंने इसको नहीं ढूंढा, ना मेरे बेटे ने और ना मेरे पोते ने, बल्कि ये सीटी ही उसको ढूंढती है। उसके कहने के मुताबिक उसे ये चीज़ बहुत सालों पहले किसी बाजार में मिली थी और वो बताती है कि इस चीज़ ने उसकी बेटी और पोते को मार डाला और आगे भी बहुत सारे लोगों की जान लेगी। गिरी पूछती है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और वो गिरी उसको बताती है कि हमारी रिसर्च के मुताबिक ये मौत को वापस, मुर्दों को वापस बुलाने के लिए है। जिस पर वो औरत उसको बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बल्कि मौत को अपनी तरफ बुलाने वाली चीज़ है। वो समझाती है कि जिस दिन किसी का जन्म होता है उसी दिन उसकी मौत का भी जन्म हो जाता है और जिसने जितनी उम्र जीना है, अगर वो 90 साल जिएगा तो वो मौत उसको 90 साल में ढूंढ लेती है। लेकिन अगर किसी ने इस सीटी की भयानक आवाज़ सुनी है तो उसकी मौत जो है बहुत जल्दी उसको ढूंढ लेगी। गिरी उसको पूछती है कि मौत कैसी है, जिस पर वो औरत उसको बताती है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होकर तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुम बूढ़े होकर मरोगी, 40 साल की उम्र में मरने वाली हो, तो वो 40 साल की उम्र में ही तुम्हारे सामने आएगी। और फिर वो औरत सीटी जो है गिरी के हाथ में वापस देती है और वो कहती है कि ये मेरी है ही नहीं और इसको तुम वापस ले लो। जिस पर गिरी उससे पूछती है कि अगर कोई मरना ही ना चाहे, तो वो औरत मुस्कुराकर कहती है तो फिर तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वहाँ से वो दोनों घर से बाहर आती हैं और आपस में बात करती हैं और वो कहती हैं हमें लगता है कि ये किसी बीमारी में है और दवाइयों का असर है। और ये फिर उस स्टूडेंट के बारे में बात करती हैं जिसका लॉकर गिरी को मिला था, जिसमें उसको ये सीटी मिली। क्या उसकी मौत कैसे हुई उसका मालूम करने के लिए ये हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और उस कमरे में आकर उसकी रिपोर्ट को चेक करने लगती हैं। किसी के आने पर ये दोनों छुप जाती हैं और उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो उसकी मौत जो है भयानक जलने से हुई और दांतों से उसकी पहचान की। गिरी पूछती है कि वो कितनी उम्र का था, जिस पर वो कहती है कि वो 17 साल का था। और गिरी बताती है कि रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी उम्र 40 के करीब थी। यहाँ इनको उस औरत की बात याद आती है कि इंसान उसी रूप में बदल जाता है जो वो आखिरी वक्त में होता, और उनको यहाँ लगता है कि ये लड़का भी 40 की उम्र में मरने वाला था और वो जो प्रिंसिपल है वो कैंसर की वजह से मरने वाला था। लेकिन इस सीटी की आवाज़ की वजह से उन्हें जल्दी मौत आ गई और वो उसी हालत में पहुंचे और अब इनको सारी बात की सच्चाई समझ आ गई थी और ये सबको खबरदार करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी का दिन करीब आ गया है और सारे वहाँ पर पहुँच गए हैं और सबने लगभग भूतों जैसे लिबास जो है वो पोशाकें जो है पहनी होती हैं। और यहाँ पे वो लड़की आती है और रीन जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है उसके सामने। वो बहुत नरमी से उसको इनकार कर देती है और कहती है तुम्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। और फिर वो टीन के पास पहुँचती है और उसको गले मिलती है और फिर उसके साथ चैलेंज करती है कि मैं भूल भुलैया में जाऊँगी और घंटी को प्रेस करके वापस आऊँगी। और ये चैलेंज देने के बाद वो वहाँ पर अंदर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे गिरी और टीम पहुँची है और नोवा उसके पास आता है और फिर दोबारा उससे बात करने लगता है, लेकिन गिरी उससे बहुत बुरी तरह पेश आती है और अंदर चली जाती है। गिरी जो है वो कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और चाकू से उसके नाक पर कट लगा देती है और वहाँ उसको तड़पता हुआ छोड़कर अंदर चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो भूल भुलैया में गई है और वहाँ पे अजीबोगरीब लिबास पहने उसके सामने उसको डराने के लिए आते हैं लोग। और फिर एक बूढ़ी औरत सामने आती है जिसको देखकर वो वाकई डर जाती है, जो उसकी तरफ भाग रही होती है और उसका नाम पुकार रही होती है। और फिर वो डरकर एक फ़ोन लगाती है टीम को और उसको कहती है कि मैं यहाँ पर खो गई हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। और अचानक उसको उसी
किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है जो उसके बिल्कुल ऊपर खड़ी होती है और बहुत ही अजीबो-गरीब तरीके से उसकी तरफ बढ़ती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो एक बेलचा वहाँ से उठाती है और वो औरत उसके पीछे इशारा करती है। जब वो पीछे देखती है तो पीछे भी एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और उसके सर पर वो मारती है और साथ ही उसके अपने भी सर पर उसी जगह पर चोट लगी थी और वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है और अजीबो-गरीब तरीके से उठने लगती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो लड़की वहाँ से डरकर भागती है और एक सुरंग में घुस जाती है जहाँ से लाइटों वाली सुरंग है, वहाँ से वो निकलने लगती है और उसको एहसास होता है कि वो औरत भी उसके पीछे है। उसकी टांग को पकड़ लेती है और उसमें अपनी फिंगर घुसा देती है और वो आधी बूढ़ी होने लगती है और फिर उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देती है और यहाँ से वो किसी न किसी तरह डर कर भागती है। वो आधी बूढ़ी हो चुकी थी और जब वो घंटी तक पहुँचती है तो वो बूढ़ी औरत उसको पकड़ लेती है और उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह से बूढ़ी ना हो जाए और उसकी जान ना निकल जाए। और फिर यहाँ पे घंटी को वो बजा देती है और टीम वहाँ पर आता है और उसको वहाँ पर लटका हुआ देखता है जो बूढ़ी हालत में वहाँ पर लटकी थी और अब इसकी बॉडी ऐसी थी जैसे कोई 80 साल की बूढ़ी हो। और ये देखकर सब चौंक जाते हैं और यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और टीम कहता है कि वो रीन नहीं थी, वो कोई और थी जो उस रूप में आई थी। यहाँ पर ग्री कहती है कि नहीं, वो रीन ही थी और वो इतनी बूढ़ी होकर मरने वाली थी, लेकिन उस सीटी की आवाज़ की वजह से उसकी मौत जो है वो जल्दी आ गई। और यहाँ पे टीना जो है वो समझाती है कि सीटी उसने बजाई थी लेकिन ये आवाज़ हम सब ने सुनी थी और ये मौत हम सब की तरफ आ रही है। जहाँ पर जो उसका कज़न है वो उसको कहता है कि इसने चुनौती दी थी इस टीम ने उसको सीटी बजाने की और वो आपस में लड़ने लगते हैं और टीम गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अपने घर में आके वो अपने कमरे में आता है तो उसको एक साया नज़र आता है जिसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो साया वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ रेस को देखते हैं और टीना को देखते हैं जो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि हमें इस श्राप को रोकना होगा। और हम किस तरह से रोकेंगे? हम उस औरत के पास वापस जाएंगे और उससे पूछगिछ करेंगे। और फिर हम यहाँ पे ग्री के कज़न को देखते हैं जो बारिश में भीग रहा है और अचानक ही उसे लगता है कि उसके ऊपर खून की बारिश हो रही है और वो भी अपनी मौत को होता हुआ देखता है। वो जिस जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता है उसी मशीन के अंदर खुद को पिसता हुआ देखता है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ग्री और टीना को देखते हैं जो निकली हैं उसी औरत से मिलने के लिए और दोबारा उसके घर पहुँचती हैं और वो जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और अब मरने ही वाली है। और वो उससे बात करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हम इस श्राप को रोक सकते हैं, जिस पर वो बताती है कि नहीं, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है और इसे तुम रोक नहीं सकती, लेकिन इसका एक हल है। और वो उसको समझाती है कि अपनी मौत की जगह किसी की ज़िंदगी दे दो। जब तुम्हारी मौत करीब आने लगे तो अपने खून से उसकी बलि दो और अपना खून जब तुम उसको लगाओगी तो वो तुम्हारी जगह मरेगा और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी। और वहीं उसी टाइम ग्री जो है आईने में अक्स देखती है अपना और उसके बाजू पे इंजेक्शन लगा होता है और वो कहती है कि मौत पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जीना है ये हम खुद तय करते हैं। और वहाँ ही उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब आपस में बातें करते हैं और यहाँ पे गरी का कज़न कहता है कि मैं तो ऐसा करूँगा, मैं अपनी जान की जगह किसी की बलि दूंगा और वो उसी नोवा का नाम देता है। वो कहता है वो बेकार आदमी है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है, तो मैं अपनी जान की जगह उसकी बलि दूंगा। और यहाँ पे ग्री उसको समझाती है कि ये ठीक नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी की ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगा सकते। और वहाँ से वो निकल जाता है और फिर हम टीम को देखते हैं जो अपने कमरे में बंद है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो टीवी पर उसी लड़की की मौत की खबरें देख रहा होता है और दरवाजे पर लॉक होता है। जैसे ही दरवाजे का हैंडल हिलता है तो उसको लगता है कि उसके माँ बाप उससे मिलने आए हैं और अचानक थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खुलता है तो अजीब व गरीब और डरावना हाथ जो है वो कमरे के अंदर आता है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उस दरवाजे को चेयर उठाकर मारता है और काफ़ी सारा फर्नीचर उस दरवाजे के आगे लाकर रख देता है ताकि वो अंदर ना आए। उसके माँ बाप बाहर से चीखते हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो नहीं खोलता। उसको लगता है कि वो डरावनी चीज़ जो है उनके पीछे उनके साथ ही अंदर आ जाएगी और ऐसे ही उसके पीछे से वही डरावनी चीज़ उस पर हमला कर देती है। उसकी मौत उसको पकड़ लेती है। उसकी मौत किसी हादसे में होने वाली थी, किसी एक्सीडेंट में, और उसी तरह से उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, उसके हाथ मुड़ने लगते हैं, उसका चेहरा जो है वो कुचला जाता है। और उसके माँ बाप जब अंदर आके अपने बेटे की ये हालत देखते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ते में आ जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम ग्री और टीना को देखते हैं जो अपने कज़न के घर आई है और देखते हैं कि वो घर पर नहीं है और सोचती है कि वो कहाँ जा सकता है। और हम यहाँ उसके कज़न को देखते हैं जो आया है चर्च नोवा के पास और उसको मारने के लिए गन उस पर तान देता है और वहाँ पर नोवा गन जो उससे छीन लेता है और दोबारा ही उस पर तान देता है और कहता है कि मेरी मौत इस तरह नहीं लिखी तो तुम मुझे नहीं मार सकते, और दोबारा से उस पर हमला कर देता है और फिर उसको स्टील मिल में ले आता है और यहाँ लाकर बांध देता है। और यहाँ पर वो सीटी रखता है और अपने हाथ पर कट लगाता है और खून से उसकी बलि देने लगता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुँचता है और अपना खून उसको लगाने वाला होता है तो यहाँ पर ग्री और टीना आ जाती हैं जो उसको रोकती हैं और कहती हैं कि ये ठीक नहीं है। तो वो उसको कहता है कि ये ठीक है, इस जैसा आदमी जिंदा रहे और हम जैसे बेगुनाह आदमी मर जाए, ये तो गलत है ना। और दोबारा से वो अपना हाथ
उसके करीब लाता है और उसको खून लगाने लगता है, तो दोबारा से उसको रोकती है और कहती हैं कि इसका कोई और भी हल हो सकता है और हम कुछ और सोचेंगे। और अभी वो उसकी बात सुनकर कोई जवाब देता कि उसकी मौत उसके सामने आ जाती है और वो बुरी तरह उसके हाथ मुड़ने लगते हैं और वो उसका पूरा वजूद इस तरह से कुचला जाता है जैसे मशीन में कुचला जाए और सब उसकी भयानक मौत देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ग्री उस सीटी को उठाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और नोवा वहीं पर बंधा हुआ चीखता रहता है। तभी ग्री कहती है कि उन्होंने मौत को बुलाया था और अब वो उसे रोक नहीं सकते। और फिर टीना कहती है मरना और मरे रहना दो अलग बातें हैं। और उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। उनका इरादा अपने दिल को बंद करके और फिर दोबारा एक दूसरे को जिंदा करने का होता है और वो सोचती हैं कि इंसुलिन और बर्फ़ वाले ठंडे पानी से वो ये काम करेंगी और जब वो एक दफ़ा मर जाएंगी तो शराब के पास उनसे लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वो इस पर अमल करना स्टार्ट कर देती हैं और अपने प्लान के मुताबिक पानी से टब भरती हैं, उसमें बर्फ़ डालती हैं और इंसुलिन निकालती हैं। सबसे पहले वो टीना को बचाना चाहती थी लेकिन टीना उसको कहती है कि पहले तुम ये इंजेक्शन लगाओ और वो ग्री को इंजेक्शन लगाती है और उसको पानी के भरे हुए टब में डाल देती है। और यहाँ ग्री जो है उसको महसूस होता है जैसे वो पानी में डूब गई है और ग्री को अपने सामने मौत नजर आती है। और फिर टीना उसको पानी के टब से बाहर निकाल कर लिटाती है और दोबारा जिंदा करने की कोशिश करने लगती है अपने प्लान के मुताबिक। और दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जिसको होश आ गई है और वो अपने आप को छुड़वा कर गन लेता है और उनके पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम लोग ये कौन सा काम कर रहे हो। यहाँ मुसलसल टीना ग्री को जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो वापस नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसको लगता है उसका प्लान फेल हो गया और उसको अपनी मौत भी यहाँ नज़र आना स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो रुकती नहीं और दोबारा से उसको जिंदा करने की कोशिश में लग जाती है। नोवा वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है और साथ ही वो टीना पर फायर कर देता है और उसको गोली लगती है लेकिन फिर भी वो ग्री को बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्री दोबारा होश में आ गई यानी कि उसने अपनी मौत को हरा दिया और दोबारा जिंदा हो जाती है। और यहाँ टीना की हालत ख़राब होने लगती है, उसके सामने भी उसकी मौत आ गई थी और अब वो मरने वाली थी। यहाँ नोवा अंदर आता है और उस पर फायर करने लगता है, उसकी गन गिरती है और उसके हाथ को टीना का खून लग जाता है जो गोली से जख्मी होने की वजह से निकला था। और फिर नोवा को अपनी मौत सामने नज़र आने लगती है और यहाँ पर वो उसको फायर करता है, उसको गोलियाँ मारने लगता है और गोली आकर उसी को लगती है, जितनी भी फायरिंग वो उस पर करता है वो खुद पर होती है और यहाँ पर नोवा मर जाता है और टीना ठीक हो जाती है यानी कि बलि के तौर पर वो नोवा को ले गई। 6 महीने बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि नोवा और टीना दोनों हाथ में हाथ डाले दोबारा से अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में घूम रही हैं और यहाँ पर एक नई लड़की आई और जब वो केबिन खोलती है तो उसको भी वही सीटी वहाँ पर मिलती है। अब वो स्टेज पर गाना गाने आई है और सबसे पहले वो वही सीटी बाहर निकालती है। नोवा और ग्री चीखें मारने लगती हैं, उनको पता था कि ये फिर से मौत का चक्कर शुरू हो जाएगा और लोगों से भरा हुआ हाल वही भयानक सीटी की आवाज़ सुनता है और अब सबकी मौत का चक्कर शुरू होने वाला है जो कभी नहीं रुकेगा।